चलिए देखिए, हम लोगों ने स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था। कहां पर बेटा, कौन से चैप्टर में? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखिए आगे। यहां पर एक सरफेस हमने कंसिडर किया है और यहाँ पर एक ब्लॉक ले लेते हैं, जिस ब्लॉक के साथ ये ब्लॉक ले लिया हमने और इसके साथ में हमने एक स्प्रिंग कुछ इस तरीके से कनेक्ट की गई है, लाइक दिस। ठीक है, ये ब्लॉक का मास m है, ये पॉइंट हमने O कंसीडर कर लिया है। ठीक है, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। C, ठीक है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये हमने एक पॉइंट, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया हमने A और ये पॉइंट ले लिया B। ठीक है, अब ये B से C तक का जो डिस्टेंस है, B टू C जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस A टू C का है। ठीक है, अगर हमने इसे R लिया है तो ये भी R है। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब जनरली क्या होता है बेटा, जब आप स्प्रिंग को पुल करते हो, मतलब ये जो m मास का जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे जब आप फोर्स लगाओगे F, तो क्या होता है कि ये जो फोर्स F लगाया उसकी वजह से m मास का जो ब्लॉक है वो एक्सटेंड होगा, मतलब उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो एक्सटेंड होके आगे की तरफ आएगा। राइट, आएगा ना? तो क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से आगे मूव करेगा। देखिए लाइक दिस, ये यहां पर आ गया, मान लीजिए ये m मास का ब्लॉक है। ठीक है, और ये अपनी जो पोजीशन है यहां से कुछ एक्सटेंड हुआ। कितना एक्सटेंड हुआ? मान लीजिए कि पहले हम ये मानते हैं कि ये R पोजीशन पे आया। कौन सी पोजीशन पे आया? m मास का ब्लॉक है, उसने कितना एक्सटेंशन किया? R पोजीशन एक्सटेंड किया। ठीक, अब क्या होगा कि जब हमने फोर्स F लगाया उसकी वजह से ये ब्लॉक मान लीजिए कि पोजीशन A पे आया, मतलब R डिस्टेंस कवर किया। तो जितना फोर्स इस वक्त यहाँ पे लग रहा है और एक्सटेंड होने के बाद में, सिमिलरली रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। एंड वो जो फोर्स लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो किस लिए लग रहा होगा? टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। राइट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है ये परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग हमने कंसिडर की है। कैसी स्प्रिंग? परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग। और आप जैसे ही यहाँ पर ये जो फोर्स लगा रहे थे, अगर उस फोर्स को आप कैंसिल करते हैं, मतलब आप इसे रिलीज कर देंगे, तो क्या होगा कि वो झटके से वापस जाएगी कहां पर? पॉइंट बी तक। कहां पे जाएगी? पॉइंट बी तक। मतलब मान लो यहां पे वापस से एम मास का ब्लॉक आ सकता है, क्योंकि आपने क्या किया, देखिए
हमने क्या किया कि सपोज ब्लॉक है, ये मान लीजिए ये सरफेस है और ये ब्लॉक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको पुल करके यहाँ लेके गए तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ। अब जैसे ही आपने उसको रिलीज कर दिया, यहाँ से जैसे ही आपने रिलीज किया, तो रिलीज करने की वजह से वो क्या होगा, वापस जाएगा, वो वही वापस जाएगा वो, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, कोई उसे खींच रहा है उसके ऊपर, उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने के लिए दूसरा फोर्स उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ था इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस जगह पे, वहां से शिफ्ट होके वो यहाँ पर आया पॉइंट ए पे। अब जैसे ही आपने पॉइंट ए पे जब था उस टाइम पे जो आप फोर्स लगा रहे थे, अगर उस फोर्स को आप जीरो कर देते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा बी पे, राइट, और फिर धीरे से फिर वापस से अपनी पोजीशन सी पे आएगा। आपको बात समझ में आ रही है? कोई स्प्रिंग जैसे होती है तो वो ऐसे ऐसे होती है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है ना उसको अपनी पोजीशन में आने में। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग टू पुल दिस एम मास ब्लॉक टू द एक्स डिस्टेंस, मान लीजिए सपोज कि अगर ये जो एम मास का ब्लॉक है, इस एम मास के ब्लॉक को आपने थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेस किया होता तो क्या होता, और उस पर कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो हम फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, देखिए तो हमने क्या किया, अब समझिए। हमने ये ज्यूम किया कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसी पी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब कि ये ब्लॉक यहाँ पर आया सपोज, ये एम मास का ब्लॉक है और ये एम मास का ब्लॉक यहाँ पर आ रहा है पी पॉइंट पे। कहाँ आ रहा है, पी पॉइंट पे। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्स। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम इसके अंदर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्सटेंशन और करें, देखिए ये पी पॉइंट तक आ रहा था एक्स डिस्प्लेसमेंट होके, राइट। अगर मैं इस पी पॉइंट से इसे शिफ्ट करूं क्यू पॉइंट के लिए, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट, एम मास का मैंने डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, डी एक्स। तो जब आप उसको P पॉइंट से Q पॉइंट तक के लिए शिफ्ट करेंगे, दैट मीन्स ये आपका पॉइंट P हो गया और ये आपका पॉइंट Q हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया, dx। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dx। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आप एक चीज ये समझिए कि यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास m when the spring is pulled from the mean position C up to the point P, up to the point P, सच दैट Cp जो हमने लिया है वो कितना लिया है, x। कितना लिया है, x। एंड एज वी नो दैट द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड, द रिस्टोरिंग फोर्स is the restoring force F is set up in the spring due to elasticity, due to elasticity। ठीक है, और हम यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं दैट फोर्स F is proportional to x। ये हुक्स लॉ है। कौन सा लॉ है ये, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो F इज प्रोपोर्शनल टू x। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। एंड दिस k इज कॉल्ड, ये जो k हमने लिखा इसे क्या कहेंगे, फोर्स कांस्टेंट। दिस k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, फोर्स कांस्टेंट कहेंगे, राइट। या फिर इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं।
अब आप देखिए यहाँ पर x से dx मतलब स्मॉल इनफाइनाइट सिमली स्मॉल डिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे किया है, दैट इज dx। तो हम क्या लिख सकते हैं, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू f डॉट dx, right? Because the displacement, the small amount of displacement and the force both are in the same direction, so work done is going to be f dot dx। और यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या आ रहा है, दैट इज kx into dx, राइट? फोर्स f जो है वो कितना है, kx। it is, we have considered only magnitude here, not direction। डायरेक्शन लेंगे तो फिर माइनस पुट करना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए दैट वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, क्या पूछा जाए, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स। सो उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट बाय पुटिंग द लिमिट, बाय पुटिंग द लिमिट। तो वी कैन टेक द लिमिट्स, दैट लिमिट्स आर फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू x तक, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, दैट dw इज इक्वल्स टू kx dx। सो we can integrate dw equals to integration of kx dx। so this is the very small amount of work done, by the help of integration it will be w, और ये हो गया kx dx, तो ये आएगा k। now this integration of x dx, तो integration of x dx क्या हो जाएगा, we can put the limit 0 से लेके x तक, right? So work is equals to k times 0 to x dx, तो ये हो जाएगा x square by 2, लिमिट्स हैं 0 से 2, तो वर्क डन विल बी 1 by 2 k x square। ये आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ गया, दैट इज 1 by 2 k x square। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, Now sir. we can say this work done is stored in the system as its potential energy। क्या कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है, this work done is stored in the system as its potential energy at point P। सपोज अब मान लीजिए कोई कहे कि भाई पॉइंट ए के लिए कितना आएगा, सो यू नो दैट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट इज r। तो वर्क डन हम लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 1 by 2 k r, x की जगह क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. और अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट ए, तो ये कितना आएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट ए कितना आएगा, बोलो? 0। भाई पॉइंट ए पे तो वो रेस्ट कंडीशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी ना, यस और नो? बिकॉज Yes, sir. it is at rest condition। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट सी अगर आपसे पूछा जाए तो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट सी,
ये कितना आएगा? 0. 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन है आर वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट सी आ जाएगा 0। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. और काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो सी पॉइंट पे 0. क्यों? क्योंकि सर वो रेस्ट पे है. भाई एक चीज समझो बेटा, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा। ये जनरली काफी बच्चों को ये डाउट रहता है। समझिए, ये स्प्रिंग पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, राइट? चलो मैं नेक्स्ट एक अलग डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज ये हमारा और ये ले लेते हैं एक ब्लॉक, ठीक है? अब आप एक चीज समझो कि जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमने इसे पुल किया, ये सेंटर पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है ये ए, ये बी, कुछ इस तरीके से। तो जब हमने इसे एक्सटेंड किया, तो जब यहाँ पर हम उसे रिलीज करेंगे तो जब वापस आएगा तो उस टाइम पे क्या वो कुछ स्पीड से नहीं जाएगा? Yes, sir. भाई मूव तो करेगा ना, क्योंकि भाई वो तो क्या करेगा, पहले ए पे हम लेके गए, फिर वो वापस बी पे जाएगा, राइट? क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर, रिस्टोरिंग फोर्स तो लग रहा है ना। अरे रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? पुलिंग फोर्स हमने इस डायरेक्शन में ये पुलिंग फोर्स लगाया। बात समझ में आ रही है? ये आपका पुलिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? तो इन दिस डायरेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट। यस और नो? तो आप एक चीज Yes, समझो sir. कि जब आप उसे इस ब्लॉक को जब आप पॉइंट ए पे लेके जाओगे और आप उसे रिलीज करोगे, तो जब सी पॉइंट पे आएगा तो क्या तुरंत सी पॉइंट पे आके रेस्ट पे आ जाएगा, या वो पहले मूव करेगा? मोशन तो होगा ना उसके अंदर, Yes. Yes, sir. राइट? तो यहाँ पर सर्टेन एनर्जी इसके अंदर होगी होगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पर हम Yes, sir. कहते हैं दैट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द सिस्टम रिटर्न टू द पोजीशन सी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द सिस्टम रिटर्न टू द पोजीशन सी, इट अपीयर्स एज एन इक्वल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम यहाँ पर क्या आ जाता है एट पॉइंट सी के लिए? 1/2 kr²। क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट सी, क्या लिखेंगे? 1/2 kr²। बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट बी अगर आपको निकालनी है, तो आप जानते हैं कि आपको इक्विलिब्रियम के, आप इस तरफ जाएंगे, ये आपका सी सेंटर है, आप इस तरफ जाएंगे तो ये कितना होगा? -r होगा। पॉइंट बी की तरफ जाएंगे तो, Yes, sir. अरे ये सेंटर है, ये बी है, ये ए है, ठीक है? अब आपने जब ये कहा कि ये सी से ए तक आर है और ये सी से बी तक आर है, ठीक है? तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस आर होगा और ये माइनस आर होगा, ये तो पता है ना? Yes, Yes. sir. तो यहाँ पर जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट बी, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -r, हम क्या लिखेंगे?
एक ये पोटेंशियल एनर्जी of the system at point B can be found by setting by putting x equals to minus r। तो अब देखो कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे 1/2 के माइनस आर का होल स्क्वायर, राइट, बिकॉज पोजीशन नेगेटिव है। सो ये क्या हो जाएगा 1/2 के आर स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में। और Yes. पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बताओ। जीरो आ जाएगी भाई। पोटेंशियल एनर्जी आप 1/2 के आर स्क्वायर ले रहे हैं, सो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट बी विल बी जीरो। आई बात समझ में। Yes, sir. बोलो Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक, यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है। ओके ग्रेट। Yes, अब sir. इसका एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ आप देखिए। ये ग्राफ जो है दिस इज फॉर, ये हमने सेंटर ले लिया सी, ये x equals to minus r, x equals to plus r, this is our displacement, and this is, we can say this is kinetic energy plus potential energy, ठीक है, equals to 1/2 k r square। ओके अब देखिए ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसे बनता है, तो ये ऐसा होगा कुछ like this, and like this। एक काम करते हैं, ठीक है, और ये है एनर्जी, दिस इज एनर्जी। तो अब एक चीज समझिए कि ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, तो अगर x इक्वल्स टू माइनस आर पर मिनिमम है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब आप चीज समझिए कि अगर x इक्वल्स टू माइनस आर पे काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है एंड देन अगेन डिक्रीजिंग। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, हाइट जो है वहां से डिक्रीज हो रही है एंड देन अगेन इज गोइंग इन द पॉजिटिव वे। समझ में आ रहा है।
Yes, sir. Yes, sir. देखिए, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है आपका बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो आपको ध्यान रखना है. दिस इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? Yes, sir. ओके, और ये हो गया. सो ये हमने क्या स्टडी किया? दिस इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग. क्या स्टडी किया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग. कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? No. No, हाँ. sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. ओके, अब एक चीज और देखिए, दैट इज, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमने स्टडी कर लिया था. यस और नो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमने पढ़ लिया ना, कि बाकी है? क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई बताएगा? Energy can either be created nor destroyed. एग्जैक्टली, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एग्जैक्ट, सही है, बहुत बढ़िया. ठीक है, अब देखिए, हम स्टडी करेंगे जो नया टॉपिक है वो है कॉलिजन. इम्पोर्टेंट भी है काफी ये. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. कोलिजन. अब कोलिजन क्या होता है? तो हम उसे डिफाइन करते हैं एज द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द बॉडीज फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. क्या कहते हैं कोलिजन को? कोलिजन बिटवीन two bodies is defined as mutual interaction of the bodies, mutual interaction of the bodies for a short interval of time. ठीक है, अब कोलिजन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. पता है आपको किसी को कोलिजन के टाइप्स के बारे में? Yes, sir. तो बताओ कौन कौन से टाइप होते हैं कोलिजन के? Sir, elastic and inelastic collisions. और Uh, सही है. sir, completely inelastic में दो types होते, completely inelastic and partially. एक्चुअली इसमें ऐसा रहता है बेटा, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है. ठीक है, बट हमें जिस पे ज्यादा फोकस देके स्टडी करना है वो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन ही होता है, जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे दैट इज इलास्टिक कोलिजन. क्या अब देखिए, सो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला है इलास्टिक कोलिजन,
दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन, तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब इसे देखिए, सबसे पहले कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। द फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन। सो हम कहेंगे दोज कोलिजन इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड। क्या होता है? द कोलिजन्स इन which both momentum and kinetic energy of the system are conserved are called elastic collision. बोलो, क्लियर है यहां तक? तो जो कोलिजन्स हो जिसके अंदर बॉडी का मतलब जो सिस्टम है उसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी अगर ये दोनों कंजर्व रहते हैं, कंजर्व समझते हो सभी लोग? यस सर। ठीक है, अगर वो कंजर्व रहते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जैसे कि द कोलिजन बिटवीन टू ग्लास, अगर हम बात करें कि भाई हमने दो ग्लास लिए, उन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, सो वो जो कोलिजन होगा वी कैन से इट इज इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें दैट ivory balls sometimes they collide with each other and again we can say it's a elastic collision. ठीक है, so what are the characteristic, इसकी characteristic क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि what are the characteristics of the elastic collision, तो क्या लिखेंगे? देखिए, the characteristics तो सबसे पहले तो उसके अंदर डेफिनेशन में ही पता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या कंजर्व रहता है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट हुआ ना ये कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, यस और नो? दूसरा क्या कंजर्व यस रह सर। रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तीसरा, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक साउंड, हीट और लाइट। क्या कह सकते हैं? दैट मैकेनिकल एनर्जी is not converted into any other form like sound, light and heat. बोलो, यहां तक क्लियर है? यस हेलो, सर। हाँ। यस सर। और जो फोर्सेस लग रहे होते हैं व्हेन दे आर हैविंग अ collision, at the time the forces which are involved in this interaction, so those forces are also conservative in nature. क्या कहेंगे हम? तो forces are conservative in nature. कंजर्वेटिव फोर्सेस पता है क्या होता है?
तनिष राज, forces involved are also conservative. ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? तो ये हमने किसके बारे में देखा? इलास्टिक कोलिजन के बारे में. किसके बारे में? इलास्टिक कोलिजन के बारे में. सेकंड है इनइलास्टिक. तो भाई अब इनइलास्टिक कोलिजन में ऐसा क्या होता है? तो देखिए, इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर the collision in which the momentum of the system is conserved but the kinetic energy is not conserved. क्या conserved रहता है? The momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. ठीक है, क्या हो गया? मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व, और काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व. तो उसे क्या कहेंगे? Inelastic collision. इनइलास्टिक कोलिजन. बोलो, क्लियर है? Yes, sir. अब Yes. ये जो इनइलास्टिक कोलिजन है बेटा, ये हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द collisions happen in the regular or daily routine life. Those are inelastic collision. ठीक है, and here the kinetic energy lost in the form of inelastic collision, and it appears in the form of like heat, sound, light. तो अलग अलग फॉर्म में ये ट्रांसफर होती है एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखिए, सपोज एक बाइक और एक 4 व्हीलर, इन दोनों में जब टक्कर होती है तो कहीं ना कहीं जो काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, विच इज नॉट कंजर्व्ड हियर इन द इनइलास्टिक कोलिजन. तो आपने नोटिस भी किया होगा कि आपको जब बाइक और गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट होता है तो आपको एक अच्छा खासा साउंड सुनाई देता है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या होता है कि जब दोनों के बीच में कोलिजन होता है, उसकी वजह से यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वो यहाँ पर कौन सी फॉर्म में आ रही है? लाइक साउंड, हीट एंड लाइट की फॉर्म में आपको दिखाई देता है वो एनर्जी. बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता है? पहली चीज तो मोस्ट ऑफ द जो कोलिजन्स हम देखते हैं, दोज आर inelastic collision. So most of the collisions are inelastic collision. पहली चीज. ठीक है, दूसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी इज converted into another form of energy, or we can say it appears in the form of energy like heat and sound. So we can say kinetic energy lost in an inelastic collision appears in other form of energy
such as heat, sound, light, etc. बोलो, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है. Yes, sir. तो यहाँ पर जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा है perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. अब perfectly inelastic collision में क्या होता है तो देखिए, हम कहेंगे those collisions in which colliding bodies stick together after the collision and then move with a common velocity are called perfectly inelastic collision. बोलो, क्लियर है यहां तक? हेलो. Yes, हाँ. sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि अगर हम ये कहें कि बुलेट फायर्ड इनटू द वुडन ब्लॉक, तो जब आप बुलेट को फायर करोगे वुडन ब्लॉक में जाके स्टिक हो जाएगी, दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होगा, तो हम उसे कह सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल, राइट? एंड यहाँ पर क्या होता है, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व बट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, बिकॉज जैसे ही बुलेट वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट करेगी तो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, मतलब आप ये कह सकते हैं विद द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, तुरंत ही वो कैसी कंडीशन में आ जाता है? रेस्ट कंडीशन में आ जाता है. बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, ठीक है. sir. Yes, sir. ओके, तो ये हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. अब इसके अंदर जो स्टडी करना है वो ये है बेटा कि इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें स्टडी करनी है. ठीक है. और उसके बाद में इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन. तो ये डेरिवेशंस हैं, काफी अच्छी खासी डेरिवेशंस हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है.